बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 50 मुलाहिज़ा फरमाएं। उसकी खामोशी से अंदाज़ा होता था कि मेरी दम की रायगा नहीं गई है। अभी एक हफ्ता बाकी है। उसने कुछ देर बाद कहा तो उसका लहजा बदला हुआ था। अकल से काम लो सिकंदर बख्त, और सबका फ़ायदा देखो। तुम्हारे और मेरे नुक्ता नज़र में फ़र्क ना होता तो इख्तलाफ की गुंजाइश ही कहाँ थी। मैंने कहा जिसे तुम फ़ायदा समझते हो मैं भी उसे फ़ायदा मान लेता, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। तुम्हारी ये अमकाना असूल प्रस्ती बहुत सी जानों का नजराना ले चुकी है, वो बोला, और आइंदा इस जिद पर किस किस को कुर्बान होना है ये तुम भी नहीं जानते। क्या हिसाब के किसी कायदे से तुम सिर्फ एक जिंदगी की कीमत बता सकते हो और उसके बाद ये कह सकते हो कि तुम अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद लेकर फायदे में रहे? तुम अपने आप को कायल कर सकोगे कि तुम्हारे उसूल उन सब की जिंदगी से ज्यादा अहम थे जो नाहक मारे गए? ये बड़ी लंबी बहस है चौधरी दिलावर। मैंने कहा इंसानी तारीख के ऐसे बहुत से बाब हैं जो लहू की सुर्खी से लिखे गए, और ये लहू ऐसे ही लोगों का था जो समझते थे कि सच्चाई का सौदा नहीं हो सकता, असूल फरोख्त नहीं किए जा सकते और ज़मीर की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। ऐसे लोग कभी अकेले नहीं रहे और उनका साथ देने वाले भी मारे गए, लेकिन खैर और शर और नेकी बदी की ये जंग अजल से जारी है और अब तक चलती रहेगी। तुम जैसे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया का वजूद और इंसान की ज़िंदगी की बका का मसला कभी इंसान के इख्तियार में नहीं रहा। तुम आज के दिन की फतह और आज का फ़ायदा शुमार करते हो। मैं जानता हूँ कि कल सुरखरू कौन होंगे, इसलिए तुम मेरे नफ़ा और नुकसान को अपने पैमाने में मत देखो। तुम अपनी फिक्र करो, मेरे बारे में या मेरा साथ देने वालों के बारे में मत सोचो। ठीक है, मैंने तुम्हें आखिरी मौका फराहम किया था, वो बोला। अभी एक हफ्ता बाकी है, उन सब से भी मशवरा कर लो जो तुम्हारे करीब है, लेकिन गैर जज्बाती होकर सोच सकती हो। अब मुझे ये भी बता दो कि मेरी रिहाई की क्या सूरत है। मैंने कहा तुमने खुद अपने आप को कैद कर रखा है, वो बोला। चाबी तुम्हारी दस्तरस में है और तुम्हारा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। कमरे की दीवारें बिल्कुल सपाट और वीरान थी और इन दीवारों में कोई ऐसी जगह ना थी जहां चाबी छुपाई जा सकती। मैंने पिन टार्च की बराए नाम रोशनी में खारगोशा दीवार का जायजा लिया और मोज़ाइक फ्लोर पर भी देखा, लेकिन चाबी मुझे कहीं दिखाई ना दी। तलाश कर चुके उसका शैतानी कहका सुनाई दिया, तुम ज़हीन आदमी हो, तुम्हारी नज़र भी कमज़ोर नहीं है और मैंने झूठ नहीं बोला। चाबी वाकई इसी कमरे में है और तुम आसानी से हासिल भी कर सकती हो। अब सिर्फ एक ही जगह रह जाती है। मैंने कहा चाबी इस रेडियो के नीचे या इसके अंदर मौजूद हो सकती है। पिन टार्च बहुत छोटी है, इसमें चाबी आ ही नहीं सकती। मैं एक बार फिर तुम्हारी ज़ानत का एतराफ़ करता हूँ, उसकी आवाज़ आई। ट्रांसिस्टर के पिछले हिस्से में सेल डालने के लिए एक छोटा सा खाना है जिसमें 6 सेल पड़ते हैं। तुम ये सेल निकाल कर देखोगे तो तुम्हें चाबी मिल जाएगी। चाबी उसी जगह मौजूद थी जहां उसने बताया था, लेकिन सेल निकालने के लिए मैंने ट्रांजिस्टर उठाया और उसके पीछे वो खाना तलाश किया जो हमवार सतह पर दिखाई भी ना देता था। तो मैंने महसूस किया कि ट्रांजिस्टर कुछ ज्यादा भारी है। इस साइज के किसी भी ट्रांजिस्टर रेडियो का वजन इससे ज्यादा भी ना होता। उसकी वजह यह तो हो सकती थी कि इस ट्रांजिस्टर में कोई छोटा सा ट्रांसमीटर भी पोशीदा था जिसके जरिए मेरी आवाज चौधरी दिलावर तक पहुंच रही थी। मेरे दुश्मन बेवकूफ नहीं थे। अगर उनको सिर्फ इस ट्रांजिस्टर पर बात करनी होती तो वो इतनी मुश्किलों से मुझे यहाँ तक उठा के क्यों लाते? इससे कहीं आसान तो ये होता कि वो यही रेडियो ट्रांसमीटर किसी तरह मेरे कमरे में रखा थे या उस वक्त राबिया की गाड़ी में छोड़ देते जब हम ऊपर ऑफिस में बैठे हुए थे। इन्हें 4 मुसल्ला अफराद को भेजने की, एक चौकीदार को जख्मी करने की और 2 गवाहों की मौजूदगी में मुझे जबरदस्ती अगवा करने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा क्या ऐसे बेज़मीर दुश्मन से असूल परस्ती की तवक्को की जा सकती है कि 1 माह की मोहलत देकर वो इस वादे पर कायम रहेगा? जब मुझसे ये वादा किया गया था तो बहुत सी बातें मुझे मालूम नहीं थी और दुश्मनों का ख्याल था कि अपने मखसूस हरबे आजमा कर वो मुझे हिरासा करने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने हर तरफ से खतरे की दीवार खड़ी करके मुझे महसूर करने की कोशिश की थी और नाकाम रहे थे। अब तो उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि मेरे अज़ाइम खतरनाक हैं। मैं उनकी पेशकश पर गौर करने की बजाय 3 हफ्ते उनसे महाज आराई में गंवा दिए थे। साफ जाहिर था कि मैं उनकी पेशकश को कबूल करने का और अपनी शिकस्त तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखता। अभी मैंने उन पर दोबारा ये वादे कर दिया था कि मुझे अपने नफ़े नुकसान की परवाह नहीं है। मेरा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था और खुद ब खुद नताइज अखज़ करता जा रहा था। नहीं, मैंने अपने आप से कहा इसमें भी कोई चाल है। अगर वो मुझे इतनी आसानी से निकल जाने की इजाज़त दे रहे हैं तो क्यों? इसलिए कि मैं बाहर निकल के उनके लिए मजीद मुश्किलात और परेशानी का सबब बनूं। मैंने डी सिल्वा को बता दिया था कि मेरी मालूमात का ज़ख़ीरा किस हद तक ख़तरनाक हो चुका है, मेरे पास कितने सबूत हैं और कितने गवाह हैं। उसने ये बात फ़ौरन आगे पहुंचाई होगी और उन्हें यकीन आ गया होगा कि मेरे बारे में उनके सारे अंदाजे गलत हो गए हैं। अब मैं वो सिकंदर नहीं रहा जो लंदन में खुशबाश और बेफिक्र तालिब इल्म था। नौजवान और शौकीन मिजाज और हर किस्म की जिम्मेदारियों के बोझ से आज़ाद नौजवान जिसको वो घेर कर अपनी शिकारगाह में ले आए थे, वो इस खुशफहमी के गुरूर में मुब्तला थे कि जिसे 4 साल तक घर के हालात से वास्ता ही ना रहा हो।
वो उनका हरीफ कैसे बन सकता है? उनकी पेशकश बहुत बड़ी थी और वो बहुत ताकतवर लोग थे। चुनांचे उनको यकीन नजर आता था कि मैं अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा और उनकी फराख दिलाना पेशकश के लालच से कायल ना हुआ तो अंजाम के खौफ से जरूर भाग जाऊंगा। लेकिन अब सूरत हाल उनके बरक्स थी। क्या वो मुझे जिंदा रहने की मोहलत देंगे? इस सवाल का जवाब नफी में आता था। जितना मैंने सोचा उतना ही खतरे का एहसास बढ़ता गया। वो छटीज जो खतरे से उसी तरह खबरदार करती है जैसे जहाज का रेडार बहुत आगे के मौसम की खराबी से आगाह करता है। मुझे होशियार करने लगी कि मैं दुश्मन की आखिरी बात का यकीन न करूं। उन्हें मालूम था कि मैंने बहुत कुछ झूठ भी बोला है। मसलन ये कि हक के विरासत के केस में राबिया के वारिस होने का कोई जिक्र नहीं था और राबिया ने कोई वसीयतनामा मुरतब नहीं किया था जिसकी रोज से एक के बाद एक वारिस पैदा हो जाता। दुश्मनों के वसाइल इतने ज्यादा थे कि वो विरासत के मुकदमे की पूरी फाइल देख चुके होंगे। ये शिकारी हैं। मेरी छटीस पुकारने लगी, इनके जाल में मत फंस जाना सिकंदर। ये तुमसे आखिरी बार पूछना चाहते थे कि तुम मुकाबले से दस्तबरदार होके इनकी शराइत को कबूल कर रहे हो या नहीं, और तुमने अभी अभी इनको दो टोक अल्फाज में साफ जवाब दे दिया है कि इसके बाद भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि तुम्हें उठा के यहाँ लाने का मकसद क्या था। मैंने कवर हटा के पिछले हिस्से के सेल वाले खाने का मुआयना किया। बज़ाहिर उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में कई ख्याल आए। मसलन क्या ये कि मुमकिन है बज़ाहिर उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में कई ख्याल आए। मसलन क्या ये मुमकिन है कि सेल निकालते ही कोई धमाका हो और ट्रांजिस्टर के अंदर पोशीदा कोई बम डिफ्यूज हो के फट जाए, या मैं कफल में चाबी घुमाऊं तो कोई कनेक्शन टूट जाए और दरवाजे पर रखा हुआ बम फट जाए। मेरे शुबात को तकवीयत पहुंचाने वाली बात यह भी थी कि दुश्मन मुझे तनहा छोड़ के फरार हो गए थे और अब चौधरी दिलावर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता था कि चौधरी दिलावर जो करीबी किसी गाड़ी में ट्रांसमीटर लिए बैठा था अब जा चुका था। मैं कुछ देर सोचता रहा और रिहाई के दूसरे इम्कानात का जायजा लेता रहा, मगर ये इम्कानात सिफर थे। न किसी को ये मालूम था कि मैं कहाँ हूँ जो मेरी मदद के लिए आ जाता, और ना मैं जोरे बाजू से अपना रास्ता बना सकता था। कमरे के तीनों दरवाजे इतने मजबूत थे कि उनका टूटना महाल था और मदद के लिए मेरी फरियादो फगाम भी किसी के कानों तक नहीं पहुँच सकती थी। अब मेरे लिए जिंदगी को दाव पर लगा के किस्मत आजमाने के सिवा कोई सूरत बाकी ना रही थी। मैंने एक एक सेल को पूरी एहतियात के साथ निकालना शुरू किया। ऊपर वाले 3 सेल जो एक ही कितार में थे बाहर आ गए और कोई धमाका नहीं हुआ। चाबी अभी नजर ना आई और मेरे लिए बाकी 3 सेल निकालना भी नागजीर था जो नीचे वाली कितार में दूसरे रुख लगे हुए थे। खुदा का नाम लेकर मैंने उनको भी अलग कर दिया कि जिंदगी होगी तो दुश्मन की कोई चाल मुझे तकदीर की अता की हुई आखिरी सांस लेने से पहले न मार सकेगी। लेकिन कातबे तकदीर ने इतनी फुर्सत उम्र बख्शी होगी तो अपनी तमाम कोशिश और एहतियात से भी मैं इसमें से एक पल का इजाफा ना कर सकूंगा। जब खाना खाली हो गया तो मुझे एक चाबी नजर आई जो स्फंज की पतली सी तय के ऊपर रखी हुई थी। पिन टार्च की रोशनी बराए नाम रह गई थी, लेकिन उसको चाबी पर मुर्तकिज करने से मुझे बात मालूम हो गई जिसने मुझे मरगे नागाहां से बचा लिया। चाबी के दोनों किनारों को बारीक तारों से बांध रखा था। एक तार चाबी के गोल सुराख वाले हिस्से पर लिपटा हुआ था और उसका दूसरा सिरा खाने में दाईं जानिब पिन जितने सुराख में गायब हो गया था। दूसरा तार चाबी के उस हिस्से पर जोड़ा गया था जो डोर लॉक के अंदर दाखिल होता था और उस तार का दूसरा किनारा खाने के बाईं हिस्से में नजर न आने वाले छोटे से सुराख में जा रहा था। मुझे ये समझने में देर ना लगी कि ट्रांजिस्टर रेडियो में कोई बम मौजूद है। ये चाबी उसका फ्यूज है। अगर मैं जल्दबाजी का मुजाहरा करता और हिदायत मिलते ही एहतियात के सारे तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सेल निकालकर चाबी को उठाने की कोशिश करता तो झटके से वो बारीक तार टूट जाते जो सरसरी निगाह डालने पर दिखाई ना देते थे। फिर शायद एक धमाका होता और मेरा वजूद ही बाकी ना रहता। उसके साथ ही मेरे दुश्मनों के बहुत से मसाइल का खात्मा हो जाता। मैंने उस रब्बे करीम का शुक्र अदा किया जिसने मुझे जिंदा रखा और जिंदा रहने की जिद्दोजहद के लिए अकल से काम लेने की तौफीक भी अदा की। पूरी एहतियात से मैंने तमाम सेल साबका पोजीशन के मुताबिक उसी खाने में फिट कर दिए और बैक कवर को बराबर कर दिया। इस कामयाबी ने मेरा हौसला दुश्मनों के अज़ाइम से कहीं ज्यादा बुलंद कर दिया था। मेरे लिए दामे अजल बिछाने वाले शिकारी तदबीर कर चुके थे कि मेरा काम तमाम कर दिया जाए और उन्हें यकीन भी होगा कि वो मेरा पत्ता काट देंगे। बाद में दूसरे मसाइल पैदा होंगे। मसलन राबिया और मोहसिन मेरे कत्ल को वाकयात के पुराने सिलसिले का नतीजा करार देंगे और ये बात साबित करने की कोशिश भी करेंगे कि मेरा बरतानिया से इखराज, वजीर खान की पुरस्रार मौत, मुझ पर मीर शराफत अली के कत्ल का इल्ज़ाम और बिलाखर मेरा कत्ल एक ही साजिश थी। और ये साजिश करने वाले वो लोग थे जो MWD इंजीनियरिंग कम्प्लेक्स को बिला शिरकत गैर अपनी मलकियत में लेना चाहते थे ताकि वो एक जायज़ कारोबार के नाम पर अपनी मुजरिमाना सरगर्मियाँ जारी रख सके।
लेकिन ये सब कुछ साबित करना जुए शेर लाने से भी ज़्यादा कठिन काम साबित होता। बिलफर्ज महाल वो हर जुर्म का सबूत फराहम करते थे और हर मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा देते, तब भी, क्योंकि इससे ना मुझे मेरी ज़िंदगी वापस मिल सकती थी और ना वो हक हासिल होता जिसके लिए हमारी सब जिद्दोजहद थी। इस वक्त मुझे ये ख्याल भी आया कि जिद्दोजहद को जारी रहना चाहिए, हुआ मैं खुद रहूँ या ना रहूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने एक झूठ बोला था कि मेरे बाद हक के विरासत खुद बखुद राबिया के नाम मुंतकिल हो जाएगी और राबिया की वसीयत के मुताबिक किसी तीसरे शख्स को, और ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। अब मैंने महसूस किया कि ये इंतज़ाम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक ऐसा दिफाई निज़ाम था जो दुश्मन के अताइम को खाक में मिला सकता था। अब तक वो समझते थे कि मुझे हिरासा करके, लालच देकर या अपने रास्ते से हटाकर वो अपने मज़मूम मकासद की तकमील कर सकते हैं, लेकिन उनको यकीन आ जाए कि वज़ीर खान मरहूम के वारिस के बाद भी वारिस कभी ख़त्म नहीं होंगे और एक के बाद एक खुद को हकदार साबित करने के लिए आते रहेंगे, तो पूरे कारोबार पर काबज़ होने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होगा। उन्हें सोचना पड़ेगा कि सिकंदर बख्त को कत्ल करके फ़ायदा कुछ ना हुआ तो मुश्किलात में इजाफा करने से क्या हासिल। उसके बाद राबिया आ जाएगी। अगर उन्होंने राबिया को ठिकाने लगा दिया तो मोहसिन मैदान में उतरेगा। मोहसिन के बाद शैला आ सकती है और दुश्मन ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मेरे वारसों और खूने नाहक के दावेदारों का सिलसिला कहाँ तक तराज होगा। जब उन्हें एहसास होगा कि उनके मुकाबले एक सिकंदर बख्त के बाद अनगिनत सिकंदर बख्त हैं, तो यही उनकी शिकस्त होगी और यही मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी ज़मानत होगी। मैंने फैसला किया कि इस कैद खाने से निकलने में कामयाब हो गया तो पहला काम यही करूँगा, अपना वसीयतनामा बनवा के रजिस्टर करवा लूँगा। मोहसिन या राबिया दोनों में से किसी एक को अपने बाद अपना वारिस बना जाऊँगा और उनसे भी कहूँगा कि वो मेरी पैरवी करते हुए अपने वसीयतनामे के मुताबिक किसी को वारिस बना दे। अव्वल तो दुश्मन खुद ही जान जाएंगे कि हमने अपने दिफाई इसार को नाकाबिले तस्सीर बना दिया है, वरना हम खुद को उसकी तशहीर करके ये बात उन तक पहुंचा देंगे। उन्हें सोचना पड़ेगा कि सिकंदर बख्त को मारना बेसुध है। फौरी मसला ये था कि रिहाई की क्या सूरत है। मैंने ट्रांजिस्टर को एक तरफ रख दिया लेकिन ऑफ नहीं किया। उसके डायल पर सुई भी वहीं रही। अगर मैं उसको छेड़ देता तो दुश्मनों से दोबारा मवासलाती राब्ता कायम होने के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो जाते। ट्रांजिस्टर की सूरत में मेरे पास दुश्मन का एक ऐसा खतरनाक हथियार भी आ गया था जिसे मैं ज़रूरत पड़ने पर खुद दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा और इस उम्मीद में कोई है चिल्लाता रहा कि शायद कोई करीब हो तो मेरी आवाज़ सुन ले या खाली कोठी का चौकीदार आ जाए तो मुतवज्जो हो जाए। लेकिन मेरी पुकार सदा बा सहरा साबित हुई। कमरे में एक कील तक न थी जिसे डोर लॉक में घुमाकर मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर सकता या दीवार खुरच के प्लास्टर हटाने के बाद एक ईंट निकाल सकता। ये काम मुश्किल ज़रूर था मगर नामुमकिन नहीं था। एक कील से दीवार में शगाफ करना हौसले, मुस्तकिल मिजाजी और वक्त की बात थी। 24 घंटे की मेहनत से ये काम हो सकता था। मैंने दूसरी जंग अजीम में कैद खानों से फरार होने वालों की नाकाबिले यकीन मगर सच्ची कहानियां पढ़ी थी, जो खाने के एक चमचे, टीन के एक टुकड़े जैसी चाकू, यहाँ तक कि सिर्फ नाखूनों की मदद से महीनों की मेहनत के बाद सुरंग बना के निकल गए थे। मैंने इत्मीनान से बैठकर दीवार का सहारा लिया, फर्श पर पांव फैलाए और सिगरेट जला के अपने मसाइल और वसाइल का जायजा लेने लगा। पेंटार्च खत्म होने के करीब थी और मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी। माचिस की चंद तीलियों से मैं दरवाजे में आग नहीं लगा सकता था। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ ना थी जिससे डोर लॉक के स्क्रू खोले जा सकें। ये उम्मीद रखना फजूल था कि मोहसिन या राबिया मुझे तलाश करते हुए आ जाएंगे। ज़्यादा उम्मीद इस बात की थी कि वो खुद भी किसी नामालूम मुकाम पर कैद होंगे। सिकंदर आदम ट्रांजिस्टर रेडियो के स्पीकर से अचानक कहा गया कि आप भी जिंदगी की आस लगाए बैठे हो। जहाँ तुम हो वहाँ कोई नहीं आ सकता। तुम जवाब क्यों नहीं देते? मैं जवाब देते देते रुक गया। मुझे ख्याल आया कि वो दोबारा राब्ते की कोशिश का मकसद इस बात की तस्दीक करना हो सकता है कि मैं जिंदा हूँ या उनकी पुरफरेब साजिश का शिकार हो चुका हूँ। अगर मैं बोल पड़ता तो उन्हें फ़ौरन मालूम हो जाता कि उनकी चाल नाकाम हो गई है और मैं ट्रांजिस्टर रेडियो में पोशीदा बम के राज से वाकिफ़ हो चुका हूँ, या मैंने अभी तक ट्रांजिस्टर को खोल के चाबी निकाली नहीं है। क्या बात है सिकंदर बख्त, बात नहीं करना चाहते? मुर्दे बात नहीं करते। दूसरी आवाज में किसी ने गाली दी और एक कहका सुनाई दिया, बकवास मत करो। क्या मालूम वो जानबूझकर खामोश बैठा हो। यह आवाज डिसिल्वा की थी। यह नामुमकिन है उस्ताद, उसने फौरन चाबी निकाली होगी दरवाजा खोलने के लिए। फर्ज कर उसने डिसिल्वा बोला, फर्ज क्या करना उस्ताद। चाबी नजर आने के बाद यह नामुमकिन है कि उसका ख्याल किसी और तरफ गया हो। दूसरे ने उसकी बात काट दी। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, डिसिल्वा ने कहा। धमाके की आवाज नहीं आई। अरे उस्ताद, तू भी किस चक्कर में पड़ गया ख्वाब बुखा। ये कैसे हो सकता है कि उसने चाबी ना उठाई हो और बाद में ख्याल आया होगा कि चाबी के साथ तार भी बंधे हुए हैं, तो इस ख्याल से पहले ही तार टूट चुके होंगे। तार बहुत बारीक और कमजोर थे, एक मामूली से झटके में टूट जाने वाले। उसे मोहलत ही कहाँ मिली होगी कि चाबी वापस रखते। इतना तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन मैं फर्ज करने का गाइल नहीं हूँ। हमें खुद जाके देखना पड़ेगा। डिसिल्वा अपनी बात पर अड़ा रहा। तुम्हारी यही मर्जी है तो चलो।
आवाज़ें कम से कम 3 अफराद की थी। मेरी खामोशी ने उनको अपनी कामयाबी का यकीन तो दिला दिया था, लेकिन उनका उस्ताद कच्चा काम करने के खिलाफ था। अब वो देखने आ रहे थे कि क्या खामोशी का मतलब कामयाबी है और उनका ट्रांसमीटर रेडियो धमाके के बाद 200 नाबूद हो चुका है या उसमें कोई खराबी वाक़ई हो गई है। देखना भी ये था कि वो कितने करीब आकर तस्दीक करते हैं। आखिर ट्रांजिस्टर में कितना बड़ा बम रखा जा सकता है। इसके अंदर खाली जगह ज्यादा नहीं होती और इसमें इतना आतिशगीर मादा नहीं भरा जा सकता जो आरसी पर बने हुए कमरे की दीवारें ढा दे। लेकिन एक आदमी को हलाक करना कोई मुश्किल काम नहीं, खुसूसन उस शख्स को जो ट्रांजिस्टर हाथ में लिए खड़ा हो। फिर क्या वो अंदर आके देखेंगे? नहीं, वो दूरी से अंदाजा कर लेंगे कि धमाका हुआ कि नहीं। ये तो हो सकता है कि धमाके से दीवारें ना गिरी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि धमाका आसपास ना सुना जाए और लोगों को मुतवज्जो ना करे। जब वो देखेंगे कि वैरान कोठी बदसूर वैरान पड़ी है और आसपास लोग जमा नहीं है, तो उनको मालूम हो जाएगा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और या तो मैं उम्दन खामोश रहा था या मैंने मवासलाती राब्ता मुनक़ते कर दिया था। सेल निकालकर सुई आगे पीछे करके या सिर्फ ट्रांजिस्टर रेडियो को ऑफ करके राब्ता खत्म किया जा सकता था। यह ख्याल बहुत हौसला शिकन था कि दुश्मन दूर ही से लौट जाएं। अगर वो अंदर आते तो उनसे मुकाबला करके बाहर निकलने का रास्ता बनाया जा सकता था। इस मुकाबले में मेरा मारा जाना भी मुमकिन था, लेकिन यह मौत ज्यादा काबिल कबूल थी। बसूरत दीगर मुझे इसी स्टोर रूम की वैरानी में भूख और प्यास का तवील अजाब झील कर मरना था। एक बार फिर मेरा जहन ट्रांजिस्टर की तरफ गया। अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि इसमें जो बम या आतिशगीर मादा भरा हुआ है इसकी हलाकत का दायरा भी महदूद है, इससे वो शख्स यकीनन खलाक हो सकता है जो उसके बहुत करीब हो। लेकिन अगर वो खुद दूर हो, फिर अचानक मैंने आज़ादी की रोशनी को यूं फैलते देखा जैसे सुबह कादिब के धुंधलके में सुबह सादिक का उजाला फैलता है। बायूसी के घूप अंधेरे में किरण रोशन हो गई। जहन के बंद दरवाजे खुलते गए और एक काबिल अमल ख्याल ने मेरे ज़हन में जगह बना ली। जो कुछ मैंने सोचा था वो भी पुरखतर था। जान जाने के इम्कानात इसमें भी थे, मगर ये इम्कानात 0 से बढ़कर 50% हो गए थे। कुछ किए बगैर मरने से कुछ करके मरना बेहतर था। पहले मैंने अपनी कमीज उतारी, लेकिन कुछ सोचकर इसको फाड़ने का इरादा तर्क कर दिया। पतलून के नीचे मैंने अंडरवेयर पहन रखा था जिसमें 2 फुट से ज्यादा लंबा इलास्टिक था। मैंने पतलून को बगैर अंडरवेयर के पहना और उसका इलास्टिक निकाल दिया। ये पतला सा इलास्टिक खींचने से 2 गुना लंबा हो जाता था। कमीज को फाड़ने का कोई फायदा नहीं था। मैंने बड़ी सफाई से बुनियान को फाड़ा और उसकी गोलाई में से आधा इंच चौड़ी कई पट्टियां निकाली। इन सब पट्टियों को घेरा लगाकर आपस में जोड़ने से एक लंबी पट्टी बन गई जो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकती थी। अब दूसरा मरहला दरपेश था जो सबसे ज्यादा खतरनाक था, लेकिन कामयाबी की उम्मीद ने मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह चाको चौबंद और मुस्तैद कर दिया था। मैंने एक मरतबा फिर ट्रांजिस्टर रेडियो का सेल वाला खाना खोला और सारे सेल निकाल दिए। डोर लॉक की वो चाबी मेरे सामने आ गई जो जिंदगी के रास्ते खोल सकती थी, मगर मुझे समय मौत थी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चाबी को जरा भी हिलाए बगैर मैंने उसके नीचे से स्पंज की पतली तह को नोच कर हटाना शुरू कर दिया। नर्म रबर के बिस्तर पर यह चाबी किसी लाश की तरह लेटी हुई थी। ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने वाली कंपनी ने यह नरम तह इसलिए बिछाई थी कि सेल से प्लास्टिक की बॉडी को नुकसान न पहुंचे। मैं एक उंगली और अंगूठे की मदद से थोड़ा थोड़ा फोम रबर नोचता रहा। तकरीबन 10 मिनट तक मेरी जान सूली पर टंगी रही। अगर गलती से भी मेरी उंगली से चाबी को झटका लग जाता तो कोई ना कोई तार टूट जाता। मिलाकर मैं चाबी के दरमियानी हिस्से के नीचे से फोम रबर साफ करने में कामयाब हो गया। अब चाबी के नीचे 3 सूत का खला पैदा हो गया था। मैंने अंडरवेयर में से निकलने वाले गोल इलास्टिक का एक सिरा उस खला में से गुजारा। खाली जगह तकरीबन उतनी ही थी जितनी इलास्टिक की गोलाई। आहिस्ता आहिस्ता दबाने से इलास्टिक का सिरा दूसरी जानिब बढ़ता गया। जब उसकी लंबाई 4 इंच के करीब हो गई तो मैंने सिरे को थामकर बाकी इलास्टिक के साथ वो घेरा लगाई जो खींचने से खुलने की बजाय और टाइट हो जाए। जब काम मुकम्मल हो गया तो मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और इस वक्त मुझे अपने माथे पर पसीने की नमी का एहसास हुआ। मेरा आधे से भी कम रह जाने वाला बुनियान करीब ही पड़ा था। उसे मैंने हाथ और मुंह साफ किए और आखिरी मरहले के लिए तैयार हो गया। मैंने ट्रांजिस्टर को एक दरवाजे से मिलाकर रखा और इलास्टिक के लंबे हिस्से के साथ वो डोरी भी मुंसलिक कर दी जो मैंने बुनियान फाड़ के बनाई थी। पूरी एहतियात के साथ मैं उस डोरी को मुखालिफ समत में आखिरी गोशे तक ले गया। अब मेरे और उस बम के दरमियान तकरीबन 12 फुट का फासला था। जमीन पर उल्टा लेटकर मैंने वो पोजीशन इख्तियार की जिससे मेरा चेहरा, सर और बाजू महफूज हो गए। मैं अब कोने में मुंह दिए सजदे की हालत में पड़ा था। अल्लाह का नाम लेकर मैंने डोरी को खींचना शुरू किया। डोरी में बहुत लचक थी। बुनियान के टुकड़े भी इलास्टिक की तरह खींच रहे थे। मैं डोरी को 1 इंच तक खींचता गया। मेरा हर बार दिल बड़े जोर से धड़का और मैं चंद सेकंड बाद डोरी को कुछ और खींच लेता था। जब धमाका हुआ तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट गए हों। खाली कमरे में इसकी गूंज ज्यादा सुनाई दी थी, मगर उसके साथ ही मुझे मालूम हो गया था कि सब खैरियत है। ना मैं जख्मी हुआ हूं और ना मुझ पर कमरे की दीवारें गिरी हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। बम ज्यादा बड़ा नहीं था मगर इतना छोटा भी नहीं था। अगर ट्रांजिस्टर मेरे हाथ में होता तो मेरा असर भी वही होता जो अब दरवाजे का हुआ था। उसका निचला हिस्सा साफ उठ गया था।
कब्जे और लाक निकल जाने से दरवाजा सिर्फ ऊपर के एक कब्जे पर कायम रह गया था और टेढ़ा हो गया था। आतिशगीर मादे से चौखट की खुश्क लकड़ी ने भी आग पकड़ ली थी और पट चल रहा था। बम के टुकड़े करीब की दीवार पर खराश डालते हुए गुजरे थे, लेकिन आखिरी कोने तक पहुंचते पहुंचते उनकी कुव्वत कुछ कम हो गई थी और जो टुकड़े वहां तक पहुंचे थे वो भी बहुत ऊपर के हिस्से में लगे थे। ट्रांजिस्टर या उस ट्रांजिस्टर रेडियो का नामो निशान तक न रहा था। मैंने आदि बुनियान के टुकड़े को भी चलते देखा और दरवाजे की तरफ लपका जो चौखट अब आग का एक हल्का थी और बेरी राह में दरवाजे का वो पट भी एक रुकावट था जिसकी खुश्क लकड़ी से शोले उठ रहे थे। लेकिन मैंने दौड़ते हुए जस लगाई और उस आग में से सर्कस के बादीगर की तरह साफ उतर गया। बाहर गिरते ही मैं फिर उठकर भागा। धमाके ने आसपास खलबली मचा दी थी। मुझे 3 तरफ से लोग दौड़ते हुए नजर आए। चुनाचे मैंने चौथी तरफ का रुख किया। आग के पूरे मकान में फैलने का कोई खतरा नहीं था क्योंकि दरवाजे के आसपास सिर्फ दीवारें थी। दूसरे दरवाजे और खिड़कियां शोलों की 10 रस से दूर थे, मगर अंधेरी रात में ये आग भी किसी अलाव की तरह सबको मुतवज्जो करती थी। मैं एक दरख्त के पीछे छुप गया। देखते ही देखते वहां एक मुख्तसर सा हुजूम हो गया। हुजूम में ज्यादा तादाद नौकरों की थी जो आसपास की कोठियों में काम करते थे। उन्होंने जरा सी देर में दरवाजे की आग बुझा दी। न जाने कहां से उनको पेंट के खाली डिब्बे मिल गए थे और ये डिब्बे उन्होंने अंदर ही के नलकों से भर लिए थे। अब वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि धमाका कैसा था, आग कैसे लगी थी। यहाँ तो ना आदमी है ना आदमजाद। सड़क पर 2-3 गाड़ियां रुक गई थी। अचानक मैंने राबिया की सुर्ख खस्ता हाल फोक्स वैगन को भी सड़क पर रुकते देखा। मैं दरख्त की ओर से निकला और अभी वो दोनों गाड़ी से निकले ही थे कि मैं उनके पास जा पहुंचा। वो दोनों मुझे देखकर शशदर रह गए। तुम? उन दोनों ने गैर इरादी तौर पर एक साथ कहा। हाँ मैंने अगली सीट उठाकर पीछे की सीट पर जंप लगाते हुए कहा, पहले यहाँ से निकल चलो फिर बात करेंगे। वो फौरन अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और मोहसिन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे खड़ी हुई एक सफेद कार में से कोई शख्स चिल्लाया, रोको उसे। लेकिन फिर किसी का इंतजार किए बगैर वो गाड़ी लेकर हमारे पीछे दौड़ा।